जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि बीए का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बीए के समाजशास्त्र जो कोर्स कोड SOC 202 है, उसके संबंध में मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और इसका जो पहला पार्ट है समाजशास्त्र SOC 201, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और मैं यह दूसरा परीक्षा जो होगा हमारा समाजशास्त्र कोर्स कोड 202 के संबंध में मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं अपने सीधे टॉपिक पर चलता हूँ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने सांस्कृतिक को भौतिक एवं अभौतिक सांस्कृतिक में वर्गीकृत किया। तो आपको बताना है दोस्तों कि इन चारों में से किसने संस्कृत को भौतिक एवं अभौतिक संस्कृत में वर्गीकृत किया है। तो किया है उन्होंने अकबर ने। किसने किया है दोस्तों? अकबर ने किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने संस्कृति के 3 चरणों की अवधारणा दी है। तो आपको बताना है कि किसने संस्कृत के 3 चरणों जैसे इंद्रिय परक एवं आदर्शात्मक और विचारात्मक, ऐसी 3 जो चरण हैं, इनमें किसने अवधारणा दी है। तो दी है उन्होंने सेरोकिन ने। किसने दी है दोस्तों? सेरोकिन ने दी है। सोरोकिन जो है वो संस्कृत के 3 चरणों की अवधारणा दी है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, फाकवेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो फाकवेज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? समनर। कौन है दोस्तों? समनर है। समनर फाकवेज पुस्तक के लेखक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सांस्कृतिक विलंबन के सिद्धांत का कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि सांस्कृतिक विलंबन के सिद्धांत का कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा पहला कथन सत्य है। क्या कह रहा है? भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा ज़्यादा गति से परिवर्तन होता है। जैसे भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा, ठीक है, भौतिक संस्कृति में अभौतिक जो संस्कृति होती है उसकी अपेक्षा ज़्यादा गति से परिवर्तन करता है। अर्थात जो अभौतिक संस्कृति है वो भौतिक संस्कृति की अपेक्षा ज़्यादा गति में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सोशल चेंज, ठीक है दोस्तों, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जो सोशल चेंज मॉडर्न इन इंडिया है, ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं वो हैं M.N. श्रीनिवास। कौन है दोस्तों? M.N. श्रीनिवास हैं जो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के लेखक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा है कि जैसी आदतें होती हैं वैसे विचार भी बन जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि जैसी आदतें होती हैं वैसे ही विचार बन जाते हैं। तो वेबलैंड ने कहा है। किसने कहा है? वेबलैंड ने कहा है कि जिसकी जैसी आदतें होती हैं वैसे ही विचार बन जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सोरोकिन की संस्कृति का स्वरूप नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो सोरोकिन की संस्कृति का जो स्वरूप नहीं है। आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो संस्कृत के 3 चरण थे तो वो कौन कौन थे दोस्तों? हम लोगों ने उसमें देखा था, वो था इंद्रियपरक और आदर्शात्मक और विचारात्मक। ये तीनों जो थे, ये तीनों क्या थे? संस्कृत के जो क्या थे? अवधारणाएं थी। जबकि ये जो परिभ्रमण है यही नहीं था। कौन था दोस्तों? जो परिभ्रमण है ये नहीं था। तो इसलिए जो संस्कृत का स्वरूप नहीं है तो वो है परिभ्रमण। क्या है दोस्तों? परिभ्रमण जो है वह संस्कृत का स्वरूप नहीं है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भावात्मक संस्कृति से कौन से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि जो भावात्मक संस्कृति है उससे कौन संबंधित नहीं है। तो जो भी इसमें दिए गए हैं, जैसे दुर्खीम दिया गया है, वेबलैंड दिया गया है, मार्क्स दिया गया है, तो ये तीनों उनसे संबंधित नहीं है भावात्मक संस्कृति से। तो अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, प्रयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, विचलित प्रवृत्तियों की कला को खिलाने से रोकना मुहावरा दिया है। तो जो विचलित प्रवृत्तियों की कली को खिलाने से रोकने का जो मुहावरा दिया है वो किसने दिया है? पार्सन्स ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? पार्सन्स ने दिया है कि विचलित प्रवृत्तियों की कली को खिलाने से रोकना मुहावरा दिया है उन्होंने। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रीम टॉ कल्वर पुस्तक किसने लिखी है। तो जो प्रीम टॉ कल्वर पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? टाइलर ने लिखी है। किसने लिखी है? टाइलर ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीम टॉ कल्वर पुस्तक किसने लिखी है। तो टाइलर ने। प्रीम टॉ उसमें आ रहा है तो टाइलर। किसने? टाइलर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो जो सामाजिक संस्कृति परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो किसने किया था? सोरोकिन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, सोरोकिन ने। अगला हमारा क्वेश्चन है,
आप लोग 1 से 2 बार जब वीडियो को देखेंगे, एक बार देखेंगे फिर 2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से आने लगेगा क्वेश्चन। तो मेरा मानना ये है कि आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यह याद होता जाता है, और जैसे ही आपके सामने जब ऑप्शन आएगा तो आप आसानी से ऑप्शन को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विचारक और अवधारणा का युग्म गलत है। तो आपको बताना है कि कौन से विचारक और अवधारणा का युग्म गलत है। तो वो है सांस्कृतिक वर्ग। जो सांस्कृतिक वर्ग है वो सेरोकीन, यह युग्म क्या है, गलत है, ठीक है दोस्तों। यह जो युग्म है यह गलत है। बाकी अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोकाचार आवश्यक समझे जाते हैं। तो जो लोकाचार आवश्यक समझे जाते हैं समूह कल्याण में, ठीक है दोस्तों। जो लोकाचार होते हैं, जैसे मान लीजिए जो लोकाचार मतलब लोगों की जो कल्याण के लिए जो होते हैं वो क्या करने के लिए समझे जाते हैं, वो समूह कल्याण के लिए समझे जाते हैं। किसके लिए, समूह कल्याण के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है मानवता का धर्म शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो मानवता के धर्म शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा है, तो कोंत का, किसका, कोंत का नाम जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है, तो मानवता का धर्म। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक काम्टे के 3 स्तरों के नियम से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक काम्टे के 3 स्तरों के नियम से संबंधित नहीं है, तो वह है पारिवारिक स्तर। जो पारिवारिक स्तर होता है वह काम्टे के जो 3 स्तर नियम है उससे संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसकी देन है। तो आपको बताना है कि जैसे ऐतिहासिक जो भौतिकवाद का सिद्धांत है वह किसने दिया है या किसकी देन है। तो वो देन है जो कार्ल मार्क्स का। किसका देन है, कार्ल मार्क्स का देन है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग, जो अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग है वो संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है, तो कार्ल मार्क्स का है। किसका है दोस्तों, कार्ल मार्क्स का यह कथन है कि जो अब तक का जो इतिहास है वह संघर्ष का इतिहास है। तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में यह किसका मत था कि क्रांतियाँ इतिहास की वाहक है। तो यह किसका मत था कि क्रांतियाँ इतिहास की वाहक हैं, तो कार्ल मार्क्स का, ठीक है दोस्तों। कि मार्क्स जो होंगे वही क्या होंगे, क्रांतियाँ इतिहास के वाहक हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। जो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं मार्क्स, ठीक है, के मार्क्स, ठीक है दोस्तों। तो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक के मार्क्स हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने भारत के परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया। तो जो भारत के परंपरागत आर्थिक प्रणाली थी इसको कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था, तो उन्होंने उत्पादन के आदिम प्रणाली बताया था। क्या बताया था, आदिम प्रणाली बताया था उत्पादन की। अगला हमारा क्वेश्चन है श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, यह वक्तव्य दिया गया था। तो जो श्रमिकों का कोई देश नहीं होता यह बात किसने कहा है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है कि जो श्रमिक होते हैं उसका कोई देश नहीं होता। अगला हमारा क्वेश्चन है उद् विकास की प्रक्रिया है। तो जो उद् विकास की प्रक्रिया है वह क्या है, एक रेखीय है। जो उद् विकास की प्रक्रिया होती है वह क्या होती है, एक रेखीय होती है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है मैक्स वेबर किस देश का था। मैक्स वेबर किस देश का था, तो वह जर्मनी का था। कहाँ का था, जर्मनी का था मैक्स वेबर, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है मैक्स वेबर के अनुसार सभी मानवीय क्रियाओं निर्देशित होती हैं। तो जो मैक्स वेबर के अनुसार सभी मानवीय क्रियाएं निर्देशित होती हैं तो विवेकपूर्णता द्वारा, किसके द्वारा, विवेकपूर्णता द्वारा क्या होती हैं, ठीक है दोस्तों, विवेकपूर्णता द्वारा निर्देशित होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार की बातें की हैं। तो जो वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार की बातें की हैं, तो 3 प्रकार की बातें की हैं वेबर ने। वेबर ने जो सत्ता की प्रकार की बात की है तो वो 3 प्रकार की बात की हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रिंट टीवी, जो प्रिंट टीवी कल्चर है दोस्तों, ठीक है, वो प्रिंट टीवी जो कल्चर है दोस्तों, एक मिनट, जो हमारा प्रिंट टीवी कल्चर पुस्तक किसने लिखी है, तो वो लिखी है E.B.T. टायलर ने। किसने लिखी है दोस्तों, E.B.T. टायलर ने, ठीक है। प्रिंट टीवी कल्चर पुस्तक किसने लिखी है, तो E.B.T. टायलर ने, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जो आत्महत्या का सिद्धांत था वह किसने प्रतिपादित किया था, तो इमानुएल दुर्खिम ने, अर्थात दुर्खिम ने प्रतिपादित किया था आत्महत्या का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है
ये जो दुर्खिम से क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन तो आपको देखने को पक्का है मिलेगा। तो जो दुर्खिम वाला क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पक्का है मिलेगा। यह कथन किसका है कि सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से विशेष रूप से भिन्न है। जो यह बात बताई गई है, यह किसका बात है? जैसे सामूहिक चेतना, जो सामूहिक चेतना होती है वह व्यक्तिगत चेतना से विशेष रूप से भिन्न है। ठीक है, तो यह बात कही थी, तो किसने कही थी? तो इमाइल दुर्खिम ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? इमाइल दुर्खिम ने कहा था। ठीक है, दुर्खिम का ही नाम इमाइल दुर्खिम पूरा नाम है। यह कथन किसका है कि सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से विशेष रूप से भिन्न है? देखिए लग रहा है कि डबल हो गया यह क्वेश्चन। तो यह बात किसने कही थी? तो इमाइल दुर्खिम ने कही थी। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, धर्म को किसने पवित्र एक साधारण के आधार पर परिभाषित किया है? तो जो धर्म को किसने पवित्र एवं साधारण के आधार पर परिभाषित किया है? तो दुर्खिम ने किया है। ठीक है, वो क्या किए हैं? तो धर्म को पवित्र एवं साधारण के रूप में परिभाषित किए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो दुर्खिम ने ही लिखी है। किसने लिखी है? तो दुर्खिम ने लिखी है। कौन सी पुस्तक? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने दिया? तो यांत्रिक और सावयवी एकता आधार पर सरल समाज के औद्योगिक समाज का अंतर किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? इमाइल दुर्खिम ने किया था। किसने किया था? दुर्खिम ने ही किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा है कि श्रम विभाजन समाज को एकीकृत करता है? ठीक है, तो किसने कहा है कि जो श्रम विभाजन होता है वह समाज को एकीकृत करता है? तो दुर्खिम ने ही कहा था कि जो श्रम विभाजन होता है वह समाज को एकीकृत करता है। किसने कहा है कि समाज स्वतः अद्भुत यथार्थ है? तो किसने कहा है? दुर्खिम ने कहा है। दुर्खिम ने कहा है कि जो समाज होता है वह स्वतः उद्भूत यथार्थ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गैसलेस शेफ्ट वाली सामाजिक व्यवस्था को कौन सी इंगित करती है? तो जो गैसलेस वाली सामाजिक व्यवस्था है वह कौन इंगित करती है? तो दुर्खिम ने। ठीक है दोस्तों, दुर्खिम। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा है वह किससे संबंधित है? तो दुर्खिम से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा है वो दुर्खिम से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो अंग्रेजी भाषा का इकोलॉजी शब्द है वो किस भाषा शब्द से मेल से बना है? तो ग्रीक भाषा शब्द से। किससे बना है? ग्रीक भाषा शब्द से जो इकोलॉजी शब्द है क्या बना है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस समाज में जाति सामाजिक संबंधों की केंद्रीय व्यवस्था रही है? तो किस समाज में जाति समाज के संबंधों की केंद्रीय व्यवस्था रही है? तो हिंदू समाज में। किस समाज में? हिंदू समाज में जाति समाज संबंधों की केंद्रीय व्यवस्था रही है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिटिल कम्युनिटी पुस्तक किसकी मतलब है? तो आपको बताना है कि जो लिटिल कम्युनिटी पुस्तक है वह किसने लिखी है? तो रेडफील्ड ने। किसने लिखी है दोस्तों? रेडफील्ड ने लिखी है लिटिल कम्युनिटी पुस्तक। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन मानता है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है जबकि खाद्यान्न उत्पादन गणितीय अनुपात में होती है? तो यह बात किसका मानना था कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो ज्यामितीय अनुपात में और जो खाद्यान्न उत्पादन है वो गणितीय अनुपात में। तो यह माल्थस मानते थे कि जो जनसंख्या होती है वो ज्यामितीय और जो खाद्यान्न है वो गणितीय अनुपात में। ठीक है दोस्तों, माल्थस मानते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है। तो आपको बताना है कि जो रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है तो कौन है? तो दुर्खिम। ठीक है दोस्तों, कौन है? दुर्खिम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुकोषीय जीवधारियों में मानव श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास क्या है? आपको बताना है कि बहुकोषीय जीवधारियों में जैसे जितने इस संसार में जितने भी जीवधारी हैं उसमें मानव जो होता है, मनुष्य जो होता है उसी को क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्यों वही सर्वश्रेष्ठ है? क्यों नहीं पशु सर्वश्रेष्ठ है? ठीक है, तो यह मानव को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि उसके पास क्या है? तो उसके पास संस्कृति है। क्या दोस्तों? संस्कृति है, इसीलिए वह श्रेष्ठ है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने जनसंख्या पर प्रथम निबंध, ठीक है, किसने जनसंख्या पर प्रथम निबंध द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखी है? तो किसने लिखी है दोस्तों? माल्थस ने। किसने लिखी है? माल्थस ने पहली निबंध लिखी है, वो भी जनसंख्या पर। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विशेषता समाजवाद की है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी विशेषता जो है वो समाजवाद की है। तो पहला है शोषण का अंत, ठीक है, दूसरा है निजी संपत्ति का अंत और तीसरा है वर्ग भेद का मतलब समाप्ति। तो यह तीनों क्या है? समाजवाद की
विशेषताएं हैं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए जैसे अगर समाजवाद का मतलब ये होता है कि जो समाज के जो पिछड़े लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना, तो जब समाज में शोषण का अंत हो जाएगा, निजी संपत्ति का अंत हो जाएगा, ठीक है, और वर्ग भेद मतलब ऊंच नीच का भाव भी समाप्ति हो जाएगी, तो समाजवाद की यही क्या है, सब विशेषताएं हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों वह सही होगा। ये सभी हमारे क्या हैं, समाजवाद के विशेषताएं हैं, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है मानव विकास में सम्मिलित है, तो मानव विकास में सम्मिलित है उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि आइए देखते हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है साक्षरता स्तर, तीसरा है संतोषजनक प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या होंगे, मानव विकास में सम्मिलित होंगे। जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, मानव का विकास होगा, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक संस्था है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक संस्था है, तो वह है निगम। क्या है दोस्तों, निगम जो होता है वह एक आर्थिक संस्था होता है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पे है। आपको बताना है, आप लोगों को पता भी होगा कि जो इंडिया है, भारत है, वह विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, ठीक है दोस्तों। कितने कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे तो चाइना है, तो दूसरे नंबर पे जो है वह भारत जनसंख्या की दृष्टि से है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय महिलाओं की कुल संख्या या जनसंख्या कितनी है। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय महिलाओं की जनसंख्या जो है वह 58.64 करोड़, यानी कि 58.58 करोड़ क्या है, महिलाओं की जनसंख्या है। कहाँ है, तो भारत में, ठीक है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार 58, ठीक है, 58 करोड़, 58 दशमलव कुछ करोड़ क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है लास्ट इस वीडियो का और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने आहार का सिद्धांत दिया है। तो जो आपको बताना है कि किसने आहार का सिद्धांत दिया है, तो वो डाल्टन ने दिया है। किसने दिया था दोस्तों, डाल्टन ने आहार का सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी कोई वीडियो में त्रुटियाँ हुई होंगी तो क्षमा कीजिएगा, और मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में और भी बेहतर बनाने के लिए। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप परीक्षा अच्छे से दे पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, फिर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।